Hello friends, welcome back to session 3 of our chapter Elasticity of Demand. आज वाले सेशन में अपने लोग जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। लास्ट सेशन में हम लोगों ने समझा था क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। आज सीखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यूज कैसे किया जाता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो लेट्स कंटिन्यू। टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ वेरी यूजफुल कंसेप्ट। किसके लिए? फॉर प्रोड्यूसर्स, फॉर फार्मर्स, फॉर वर्कर्स एंड द गवर्नमेंट। यानी जो बिजनेसमैन है, जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, फार्मर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वर्कर्स के लिए इम्पोर्टेंट है एंड ऑल्सो फॉर द गवर्नमेंट। लॉर्ड जेम्स केनिस considered it to be the most important contribution of डॉक्टर मार्शल। तो ये जो कंसेप्ट उन्होंने बनाया था प्राइस इलास्टिसिटी का डॉक्टर मार्शल ने, लॉर्ड केनिस का कहना है कि ये सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था डॉक्टर मार्शल का टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स। We shall now discuss below various applications and importance of this useful to producer। अब देखते हैं कि प्रोड्यूसर के लिए ये कैसे यूजफुल है। Every producer has to decide the price of his product at which he has to sell it। यानी जो भी प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है, उसे ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो अपने आउटपुट को किस प्राइस पे सेल करना चाहता है। क्वेश्चन आता है क्या चीज को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन ले। यानी कोई सामान को अगर मैंने 10 रुपए में कॉस्टिंग में बनाया है, उसे मैं 12 में भी बेच सकता हूँ, 15 में भी बेच सकता हूँ, 20 में भी बेच सकता हूँ, मे बी उससे ज्यादा में भी बेच सकता हूँ। तो क्वेश्चन आता है हाउ विल आई डिसाइड माय प्राइस। तो पहला चीज है कि हम तो अपना कॉम्पिटिटर को देखते हैं कि वो किस दाम में बेच रहा है। तो अगर वो 10 में बना के 15 में बेच रहा है तो आई विल ट्राई एंड सेल इट 15, नॉट मोर देन 15, है ना। उसके अलावा इलास्टिसिटी का क्या रोल होता है वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सो व्हाइल डिसाइडिंग इट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर इट। तो जब उसे अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करना होता है ना, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज लेस इलास्टिक, अब इसको ध्यान से समझना, ये मेन आंसर है। If the demand for his product is less elastic, he will fix up a higher price or vice versa। यानी सिंपल सा बात क्या है, सपोज हम लोग सेलर हैं, हमारा एक प्रोडक्ट है जिसे हम बेचना चाहते हैं मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का डिमांड भी अच्छा खासा है। अब हमें ये देखना है कि जो प्रोडक्ट हमारा है जिसका डिमांड है मार्केट में, उसका इलास्टिसिटी हाई है या लो है। As a seller, I always want less elastic। Less elastic का मतलब क्या होता है? Less elastic का मतलब ये होता है कि अगर मैंने दाम थोड़ा बढ़ा भी दिया ना, मैं थोड़ा ऊंचे प्राइस में भी अगर बेचने लगा, तो डिमांड विल नॉट फॉल। फॉल होगा बहुत कम, क्योंकि इलास्टिसिटी कम है, इसीलिए फॉल इन डिमांड भी कम होगा। ठीक है। और वहीं अगर इलास्टिसिटी हाई होता, यानी मेरा थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाते ही लोग मेरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के पास चले जाते, तो मेरा डिमांड अचानक से फॉल हो जाता। तो एज अ सेलर, अगर मेरे प्रोडक्ट का प्राइस इलास्टिसिटी हाई है, तो आई कैन नॉट चार्ज हायर प्राइस, तो मैं ज्यादा दाम चार्ज नहीं कर सकता। और वहीं मेरे प्रोडक्ट का अगर इलास्टिसिटी लेस है, तो आई कैन चार्ज हायर प्राइस। ठीक है। लेस क्यों है? क्योंकि शायद कोई क्लोज कंपटीशन नहीं है, शायद कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है मेरे प्रोडक्ट का, और इसी वजह से इलास्टिसिटी कम है। तो जब सब्स्टिट्यूट नहीं है तो मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोनोपोली पावर है, तो मैं उस मोनोपोली पावर को यूज करके आई कैन चार्ज हायर प्राइस। ठीक है। वही बोल रहे, देखो, इफ द प्रोड्यूसर इज अ मोनोपोलिस्ट, अगर प्रोड्यूसर मोनोपोलिस्ट है यानी ही इज द ओनली सेलर इन द मार्केट, his policy of price determination would depend upon the elasticity of demand in different। अब बोल रहे हैं अगर प्रोड्यूसर मोनोपोलिस्ट, यानी मेरा ही प्रोडक्ट पूरे शहर में या पूरे कंट्री में बिकता है, तो ऐसा नहीं है कि कंट्री के हर मार्केट का इलास्टिसिटी सेम होगा। हर जगह के लोगों का परचेजिंग पावर अलग अलग होता है ना। जो थोड़े बैकवर्ड एरिया में रहते हैं उनका परचेजिंग पावर थोड़ा कम होता है, जो थोड़े एडवांस्ड एरिया में, पॉश एरिया में रहते हैं, उनका परचेजिंग पावर थोड़ा हाई होता है। तो जहां परचेजिंग पावर इज हाई, वहां इलास्टिसिटी कम हो, है ना। अब सपोज फॉर एग्जांपल कोई एकदम पॉश एरिया में रहता है,
ठीक है, उसको अगर 40 रुपए के सामान को मैं 42 रुपीज में भी बेच दूं ना, वो 2 रुपए में माथा नहीं लगाएगा, बोलेगा ठीक है भैया दे दो, माथा मत। पर जो एकदम बैकवर्ड एरिया में रहता है, जिनका परचेजिंग पावर बहुत कम है, उनको अगर मैं 40 का 41 भी बोलूं ना, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, कल तो 40 था, 41 ज्यादा ले। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, हर मार्केट का जो प्राइस इलास्टिसिटी वो अलग अलग होता है। अब क्योंकि मेरा ही प्रोडक्ट बिकना है, पर मार्केट में इलास्टिसिटी अलग अलग है, तो आई विल चार्ज डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट। जहां प्राइस इलास्टिसिटी कम है, वहां मैं थोड़ा हाई प्राइस चार्ज करूं। जहां प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा है, वहां मैं थोड़ा लो प्राइस चार्ज करूं। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि मार्केट का इलास्टिसिटी को ध्यान में रखते हुए आई विल चार्ज डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आगे हम लोग और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। So if the producer is a monopolist, his policy of price discrimination would depend upon elasticity of demand in different markets. Price discrimination would be profitable. देखो price discrimination करना मेरे हाथ में है, but उसे profitable भी होना चाहिए। तो price discrimination would be possible या profitable for him only when the elasticity of demand is different in different markets. यानी अगर अलग-अलग मार्केट में इलास्टिसिटी अलग-अलग है, तभी उस सेलर के लिए प्राइस इलास्टिसिटी प्रॉफिटेबल होगा, वरना नहीं। Those consumers whose demand is inelastic can be charged, sorry, those consumers यानी जो कस्टमर्स है मेरे, जिनका प्राइस इलास्टिसिटी जो है इनइलास्टिक है, उनसे मैं थोड़ा हायर प्राइस चार्ज कर सकता हूँ, कैन बी चार्ज एट अ हायर प्राइस देन those whose demand is elastic. The concept of price elasticity also comes to producers' help when they have to determine the price of jointly produced goods. For example, oil and oil cakes, ये दोनों साथ में प्रोड्यूस होता है। ऑयल हो गया अपना तेल, ठीक है, ऑयल केक्स जैसे डालडा घी जिसको बोलते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ ऑयल केक। They are jointly produced. Now, if the demand for oil is inelastic as compared to the demand for oil cakes, I can charge higher price for the oil. है ना, मेरे को तो दोनों प्रोडक्ट साथ में ही मिला, देखो, है ना, मैंने तो एक ही रॉ मटेरियल डाला था, उसी से मुझे दोनों प्रोडक्ट मिला, ऑयल भी मिला एंड ऑयल केक भी मिला। ठीक है, नाउ अगर ऑयल का इलास्टिसिटी कम है तो मैं ऑयल का ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा। ऑयल केक का प्राइस इलास्टिसिटी अगर हाई है तो इसका मैं कम प्राइस चार्ज करूंगा। तो मुझे देखना होगा किसका इलास्टिसिटी कम है, उसमें मैं थोड़ा हायर प्राइस चार्ज कर सकता हूं। इंपॉर्टेंस इन फैक्टर प्राइसिंग, तो पहला तो समझ में आ गया कि प्रोड्यूसर के लिए कैसे यूजफुल है। दूसरा समझते हैं कि फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या होता है? व्हाट आर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। तो इन फैक्टर का प्राइस यानी लेबर को कितना सैलरी मिलेगा या किसी लैंड का रेंट कितना ज्यादा या कितना कम होगा, ये भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है इलास्टिसिटी के ऊपर। So concept of elasticity of demand is useful in determination of factor price also. The factors of production for which demand is less elastic can obtain a higher price as compared to those having elastic demand. यानी मान लो कहीं पर जमीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई अच्छा खासा एरिया है, लोकेलिटी है जहां पर जल्दी से जमीन नहीं मिलता, वहां पर क्या है, जमीन का जो डिमांड है ना, दैट इज लेस इलास्टिक। वहां लोग थोड़ा हायर प्राइस भी जमीन का चार्ज करेंगे तो पीपल विल बी रेडी टू पे। पर थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया, जंगल जैसा एरिया में चला जाओ, वहां पर जमीन बहुत है, तो वहां पर अगर कोई थोड़ा जमीन का हाई प्राइस चार्ज करेगा, नोबडी विल पे। क्यों? क्योंकि पता है कि और भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट में जमीन अवेलेबल है। आप ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे, हम किसी और के पास चले जाएंगे, हम दूसरा वाला जमीन खरीद। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। पूरा खेला यहाँ पर किसका है? सब्स्टिट्यूट। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इलास्टिसिटी विल बी हाई। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो इलास्टिसिटी विल बी लो। तो इलास्टिसिटी लो होगा तो हायर प्राइस चार्ज कर पाएंगे, इलास्टिसिटी हाई होगा तो हायर प्राइस चार्ज नहीं कर पाएंगे। सिंपल कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल, वर्कर्स प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स having inelastic demand can easily get wages raised। यानी जो वर्कर लोग को कोई ऐसा स्किल है
जिससे वो ऐसा प्रोडक्ट बना सकता है जिसका डिमांड इनइलास्टिक, डिमांड इनइलास्टिक मतलब हल्का फुल्का उस प्रोडक्ट में मोनोपोली पावर है। तो वो प्रोडक्ट अगर वही वर्कर बना सकता है तो फिर क्या होगा, वो वर्कर आराम से अपना सैलरी रेज करवा सकता है। ठीक है, वो थोड़ा हायर सैलरी भी मांगेगा तो उसका बॉस उसको हायर सैलरी देने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि ये प्रोडक्ट जो मेरा अच्छा बिकता है, जिसमें मेरा ज्यादा कमाई है, वो यही बंदा बना सकता है, दूसरा बंदा मार्केट में मिलेगा नहीं, तो वो उसे हायर प्राइस देने के लिए तैयार हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, यूजफुल टू फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर को यानी मिनिस्ट्री लेवल तक ये कैसे यूजफुल होता है, फाइनेंस मिनिस्टर इसको कैसे यूज में लेते हैं। The finance minister of a country makes use of concept while imposing tax. यानी फाइनेंस मिनिस्टर इसको कब यूज में लेते हैं, while imposing tax। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जब टैक्स इंपोज करना होता है तो जनरली फाइनेंस मिनिस्टर क्या देखता है, ऐसे प्रोडक्ट में टैक्स लगाओ जिसमें टैक्स लगाने से सेलिंग प्राइस बढ़ भी जाएगा तो भी उसके डिमांड पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग नॉर्मली सिन गुड्स बोलते हैं, सिगरेट्स, वाइन्स। तो ये सब प्रोडक्ट कौन यूज करते हैं, जो लोग इसके एडिक्शन में, जो लोग एडिक्टेड है। तो आज अगर सिगरेट का पैकेट मान लो 300 रुपए में बिक रहा है, अगर गवर्नमेंट ने उस पर 50 रुपया टैक्स लगा के 350 भी कर दिया ना, तो जो लोग एडिक्टेड है वो 350 भी पे करेंगे पर खरीदेंगे जरूर। तो यानी टैक्स इंपोज ऐसे चीजों पे किया जाता है जिसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है। ठीक है, he often taxes those commodities whose demand is less elastic, यानी जिसका डिमांड लेस इलास्टिक होता है उस पे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। Because when demand is less elastic, an increase in price due to increase in tax of these commodities will not affect the demand। तो मैंने बोला इससे डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो 300 में सिगरेट का पैकेट लेते थे वो 350 में भी लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। And the finance minister can easily raise revenue from tax। तो क्या होगा, डिमांड पे तो फर्क पड़ा नहीं, पहले भी 10 पैकेट बिकता था, आज भी 10 पैकेट बिकेगा, बट 500 रुपया एडिशनल रेवेन्यू मान लो आ जाएगा। तो इस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स से अपना रेवेन्यू बढ़ा सकता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। The idea of elasticity of demand enables us to determine the terms of trade between the two countries। यानी elasticity of demand से क्या होगा, terms of trade between the two countries decide होगा। तो ये सब important words है, याद रखो। What will they decide? They will decide the terms of trade between the two countries. For example, if Pakistan knows that India's demand for its cotton is inelastic, it can very easily increase the price of the cotton। मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान से कॉटन इंपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान को ये बात अच्छे से पता चल जाए कि कॉटन का जो डिमांड है ना इंडिया में वो इनइलास्टिक है, यानी अगर हम थोड़ा हायर प्राइस चार्ज भी करेंगे तो भी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पाकिस्तान क्या करेगा, आसानी से अपना डिमांड, अपना प्राइस बढ़ा देगा। अभी जैसे प्रैक्टिकली अगर एग्जांपल ले तो ऑयल का मार्केट, क्रूड ऑयल, तो सऊदी अरेबिया, कुवैत, ये लोग जो ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं, इन लोगों को अच्छा से पता है कि जो क्रूड ऑयल है वो सिर्फ हम गिने चुने 5-7 कंट्रीज के पास, और पूरे वर्ल्ड में इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। आज अगर क्रूड ऑयल नहीं होगा तो पेट्रोल नहीं बनेगा, पेट्रोल नहीं बनेगा तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा रुक जाएगा, है ना। तो उन लोग को अच्छी तरह से पता है कि डिमांड फॉर पेट्रोल और डिमांड फॉर क्रूड ऑयल कंप्लीटली इनइलास्टिक। आप दाम थोड़ा बढ़ा भी दोगे ना तो डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इसका मोनोपोली पावर इस्तेमाल करके आए दिन देखते हैं क्रूड ऑयल का दाम वो लोग बढ़ा देते हैं, और वी हैव नो चॉइस बट टू बाय एट हायर प्राइस। तो इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड में भी वो लोग टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिसाइड करते हैं। सिमिलरली इफ इंडिया नोज दैट पाकिस्तान मस्ट बाय कोल फ्रॉम हर, अगर इंडिया को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान को इंडिया से कोयला खरीदना ही पड़ेगा, हम कितना भी दाम चार्ज करें, ठीक है, इंडिया वुड टेक एडवांटेज ऑफ हर पोजीशन एंड विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कोल। ठीक है, तो इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड में भी प्राइस इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट, इट आल्सो एक्सप्लेन्स द पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी क्या होता है, द इनकम ऑफ फार्मर रिमेन लो इवन व्हेन देयर प्रोडक्शन इज इंक्रीज। देखो ये इसको बोलते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है जो एक्सपेक्टेशन
था या फिर जो नॉर्मली होना चाहिए था उसका उल्टा, उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। तो बोल रहा है कि इनकम ऑफ फार्मर्स रिमेन लो। नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि फार्मर का अगर प्रोडक्शन अच्छा हुआ है तो अगला का इनकम बढ़ना चाहिए, ठीक है, दिस शुड बी द नॉर्मल लॉ। बट यहाँ पर पैराडॉक्स में क्या होता है, फार्मर का इनकम कम हुआ है क्योंकि प्रोडक्शन इज गुड। तो प्रोडक्शन अगर अच्छा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होता है कि इनकम बढ़ना चाहिए, पर यहाँ तो इनकम घट गया। क्वेश्चन इज व्हाई, इसलिए क्योंकि रीजन यह है, when the rich harvest actually fetches them less revenue, it is called paradox of poverty। यानी क्योंकि पैदावार इतना अच्छा हो गया ना कि there is excess of supply in the market, ठीक है, पैदावार इतना अच्छा हो गया कि there is excess of supply। तो जब सप्लाई एक्सेस हो जाए यानी सप्लाई हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसका इफेक्ट क्या आता है, प्राइस गिर जाता है। तो मान लो कि फार्मर ने गेहूं उगाया और गेहूं का कॉस्ट उसका आया 10 रुपीज पर के, फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ये वो खर्चा वर्चा लेके 10 रुपया पर केजी का उसका कॉस्ट है। नॉर्मली वो बाजार में क्या करता था, 15 रुपया पर केजी में वो गेहूं को बेचता था, ठीक है। बट इस बार क्योंकि पैदावार अच्छा हुआ, सप्लाई हैज बिकम मोर देन द डिमांड, प्राइस गिर के हो गया 9 रुपीज पर, या फिर 9 भी नहीं तो से फॉर एग्जांपल 11 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मर का कॉस्टिंग जो है 10 रुपया, जबकि मार्केट में उसको प्राइस ही मिल रहा है 9 रुपये। तो क्योंकि पैदावार इतना अच्छा हो गया कि ही इज अल्टीमेटली फेसिंग अ लॉस, दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स ऑफ पोवर्टी, ठीक है। तो वही बोल रहा है, व्हेन अ रिच हार्वेस्ट एक्चुअली फेचेस द लेस रेवेन्यू, इट इज कॉल्ड पैराडॉक्स ऑफ पोवर्टी। द पैराडॉक्स कैन बी बेटर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Owing to inelasticity of demand of the agricultural goods, price of those commodities have to be kept low when their production is high। बोल रहे मार्केट में क्योंकि इनइलास्टिक है डिमांड, इसीलिए क्या होगा, जब प्रोडक्शन हाई होगा ना तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्राइसेस को लो करना पड़ेगा, वरना सामान बिक्री नहीं होगी। This can be explained with the help of diagram। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि प्राइस जब ये है, डिमांड तो उतना ही पड़ा रहेगा, तो प्राइस इस प्राइस में तो मेरा इतना ही क्वांटिटी डिमांड होगा, बट क्योंकि सप्लाई बढ़ गया तो हम चाहते हैं कि मेरा ज्यादा प्रोडक्ट बिके, M1 तक मेरा डिमांड है। तो अगर डिमांड को M1 तक लेके आना है तो उसको प्राइस गिराना पड़ेगा। तो प्राइस गिरा के जब हम P1 पे लाएंगे तब हम डिमांड को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या-क्या मेथड है। So there are several methods of measuring price elasticity of demand। There are several methods of measuring price elasticity of demand। Here we will discuss only 4 important methods। तो हम लोग 4 methods discuss करेंगे। वो सब क्या है? पहला है परसेंटेज मेथड, फिर है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, फिर ज्योमेट्रिकल मेथड है, आर्क मेथड। एक एक करके चारों को समझेंगे। पहले हम लोग आते हैं परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड क्या है? According to this method, price elasticity of demand is measured by dividing percentage change in demand by the percentage change in price। Simple सा formula क्या है? Percentage change in demand by percentage change in price। ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। If the percentage change या फिर proportionate change in demand is higher than the percentage change in price, the price elasticity of demand is greater than unity। ठीक है। We can write the formula as percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, change in demand due to change in price into original price by original quantity। तो ये हम लोग का बेस्ट फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करेंगे। चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। क्लियर? So this is the formula which we will use। इसको मेथड को क्या बोलते हैं? परसेंटेज मेथड बोलते हैं।
देखो क्या बोल रहा है, मैथमेटिकली द अबव फॉर्मूला कैन बी प्रेजेंटेड एज फॉलोज। इसमें मत जाना जो मैंने लिखा, दैट इज मोर लॉजिकल। इसमें क्या होगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। समझने के लिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड का मैथमेटिकल तरीका ये है, चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय ओरिजिनल डिमांड इनटू 100, चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन डिमांड। फिर डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100 तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर इन दोनों परसेंटेज को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। Now, the absolute value of coefficient of elasticity ranges from 0 to infinity। यानी हम लोग को पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू लोएस्ट हो सकता है तो 0 हो सकता है, हाईएस्ट हो सकता है तो इन्फिनिटी हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो न्यूमेरिकल एग्जांपल में बोल रहे हैं, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। प्राइस जब 10 रुपया था तो क्वांटिटी था कितना, 20। प्राइस जब बढ़ के 20 रुपया हो गया तो क्वांटिटी हो गया 15। अब इसका बोल रहा है प्राइस इलास्टिसिटी निकाल। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। चेंज इन प्राइस कितना हुआ, 10 रुपया। चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ, 5 यूनिट। प्लस माइनस को एक बार इग्नोर कर रहे हैं, खाली एब्सोल्यूट चेंज ले रहे हैं। इनटू ओरिजिनल प्राइस था 10 रुपया, बाई ओरिजिनल क्वांटिटी था हमारा 20 यूनिट्स। ठीक है। अब यहां पर कितना हो गया, चेंज इन प्राइस 10 रुपीज बाई चेंज इन क्वांटिटी 5 यूनिट्स इनटू ओरिजिनल प्राइस बाई ओरिजिनल क्वांटिटी। तो 5 इंटू 2 10, 2 10 20 और 20 कट के आ गया 1। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, एक बार दोबारा इसको करते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या है, चेंज, फॉर्मूला में कोई गलती नहीं हुआ था, न्यूमेरिकल नंबर्स पुट करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी पहले लेंगे, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ, 5 यूनिट्स। चेंज इन प्राइस कितना है, 10 रुपीज इनटू ओरिजिनल प्राइस वाज 10 और ओरिजिनल क्वांटिटी वाज 20। तो ये 10 10 कट गया, ये 5 और 20 कटा तो 1/4, तो आंसर आया 0.5। यानी इलास्टिसिटी इज ओनली 0.5 विच इज लेस इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। सो डिमांड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। ठीक है। लास्ट टाइम शायद नंबर्स हमने कुछ गलत पुट किए थे, इसको रेक्टिफाई कर लेना। ठीक है, ये है हम लोग का राइट सोल्यूशन। एग्जाम्पल 2 में आते हैं, कमोडिटी ए कमोडिटी बी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंपेयर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी ए एंड कमोडिटी बी। तो प्राइस जब 10 रुपया था, डिमांड था 100 रुपया, सॉरी 100 यूनिट्स, और प्राइस बढ़ के 12 रुपया हो गया, डिमांड गिर के 40 हो गया। तो प्राइस में हम लोग देख रहे हैं 20% का राइज हुआ है। ठीक है। और डिमांड में फॉल हो गया है 60%, है ना। क्वांटिटी डिमांडेड कितना का फॉल हुआ, 100 पे 60 यानी 60% हो गया। और ये 10 रुपया पे 2 रुपया बढ़ा यानी 20% बढ़ा। तो अब अगर दोनों को डिवाइड करें तो 60/20 हम लोग देख सकते हैं इलास्टिसिटी इज 3। ठीक है। या फिर हम लोग अपने वाले फॉर्मूला में भी जा सकते हैं, जो फॉर्मूला हम लोग करें हैं। ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय क्वांटिटी करेंगे, 3 आ जाएगा। यहाँ पर प्राइस 8 से बढ़ के 10 हुआ है, डिमांड 200 से एकदम 100 हो गया। तो प्राइस 8 से बढ़ के 10 हुआ, प्राइस में राइज हुआ है करीब 25% के आसपास। ठीक है। डिमांड में फॉल हो गया है 50%, एकदम आधा हो गया। जब भी आधा हो जाए यानी फॉल इज 50%। तो 50/25 करेंगे तो 2 आ जाएगा हम लोग। ठीक है। फॉर्मूला में जाए, कमोडिटी बी का दिखाता हूं। चेंज इन क्वांटिटी इज 100 बाय चेंज इन प्राइस दैट इज 2
into original price 8 by original quantity 200, तो ये 100 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आ गया 2। तो इस तरह से हम लोग को फॉर्मूला में अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं परसेंटेज मेथड। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स है, ये आप लोग ट्राई करो, हो जाएगा। मैं एग्जांपल नंबर 4 एक करके दिखाता हूँ। बोल रहा है अ कंज्यूमर बाइज 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स एक्स एट 5 पर यूनिट, यानी दाम जब 5 रुपया था वो 100 पीस खरीदा था। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गुड इज 2। अच्छा, इस बार इलास्टिसिटी हमें बता दिया है कि 2 है। एट व्हाट प्राइस विल ही बी विलिंग टू बाई 140 यूनिट्स ऑफ गुड्स, तो 140 यूनिट्स ऑफ गुड्स वो कब बाई करेगा, किस प्राइस, यानी इसका क्वांटिटी डिमांडेड कितना बढ़ना चाहिए, 40%। तो अगर क्वांटिटी डिमांडेड 40% बढ़ना चाहिए और अगर ये 2 है, मान लो ये जो प्राइस इलास्टिसिटी वो 2 है, तो डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, यानी x को अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 20%, यानी प्राइस में कितना का फॉल आना चाहिए, 20% का फॉल आना चाहिए। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 40% है, क्योंकि 100 यूनिट हम लेते हैं, अभी मुझे 140 यूनिट्स का टारगेट दे रहा है, तो मेरे को डिमांड को इंक्रीज करना है 40% से, और यहाँ पर मेरा प्राइस इलास्टिसिटी कितना है, 2 है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस शुड बी इक्वल टू 2। तो यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो डिमांड राइज हो रहा है तो प्राइस को फॉल होना पड़ेगा 20% से। तो प्राइस अगर 5 रुपया है, 20% से अगर गिराना है तो मेरे को इसको 4 रुपया करना पड़ेगा। तो 4 रुपया जब प्राइस होगा तब जाके एक्चुअली में मेरा 140 यूनिट्स का डिमांड आएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन दिया है, हम लोगों ने बहुत आसानी से इसको कर लिया। तो इस तरह से आप लोग को दिमाग लगा के ये सारे एग्जांपल सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का कंप्लीट टॉपिक ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, आर्क मेथड, और एक मेथड कौन सा था हमारा, ज्योमेट्रिकल मेथड। तो ये 2-3 मेथड जो बचा है वो हमारे आने वाले टॉपिक्स में हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं, बाय बाय।